देने हैं, इनके ऊपर लिखा है। इसके ऊपर लिखने का मतलब ये नहीं कि मैंने मिस्टर बी को खड़ा किया और उसके पेट के ऊपर बात लिख दी है या उसके माथे पे बात लिख दी। उसके ऊपर लिखने का मतलब क्या है? उसके ऊपर लिखने का क्या मतलब है? उसको ड्रॉ ही बनाया है, जिस पे ड्रॉ किया है, जिसको एड्रेस किया है। क्रेडिटर ने डेटर को एड्रेस किया, वो ड्रॉई है। तो फिर एक ड्रॉअर हो गया, एक ड्रॉई हो गया, और फिर एक कौन हो गया? पेई। उसके बाद तीसरी पार्टी, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, वो भी तो है जिसको पैसे मिलने हैं। तो पेई कौन होगा? जब बनाते हुए जिसका नाम लिखा, किसने? क्रेडिटर नहीं, तो यार इसको तो पैसे दे देना, या फिर उसने आगे जब चला दिया, क्योंकि उसका ऑर्डर भी तो आगे हो सकता है। उसमें प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग है। इसमें क्रेडिटर हुक्म देता है, हिदायत देता है अपने डेटर को, वो खाना साहब मुझे पैसे देना, या जिसको मैं कह रहा हूँ ना सी को, उसको देना। बात खत्म हो गई। वो कहता है ठीक है, एक्सेप्ट कर ले। प्रोमिसरी नोट की जरूरत नहीं, एक्सचेंज होने की जरूरत ही नहीं। तो फिर इसकी दो कॉपियाँ बनती होती हैं बिल की जब क्रेडिटर बनाता है। तो एक पे बी अपने पास रख लेता है साइन करके, और एक करके ए को वापस ले, या ए को नहीं तो वो जो भी उसका पे ही होगा उसको वापस कर, वो होल्डर होगा, वो आगे नेगोशिएट कर सकता। तीन चीज़ों का फर्क का जेन में रखा गया। इसके अंदर फिर गंद आगे चलेगा, इसमें फिर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी आ जाएगा, एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी आ जाएगा, इसी में, बाकी में नहीं आता। अब जरा ये देखें कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। वहाँ क्या थी? अंडरटेकिंग, बाकी वही है। साइंड बाय द मेकर, वहाँ मेकर कौन था? डेटर। यहाँ मेकर कौन है? क्रेडिटर। वहाँ क्या था? अंडरटेकिंग थी। यहाँ क्या है? डायरेक्टिंग द सर्टेन पर्सन। जो मेकर होता है दूसरे शख्स को डायरेक्ट होता है टू पे ऑन डिमांड या फिक्स्ड, बाकी बातें वही है, सर्टेन सम टू, या जिसको भी देनी, तो बेरर नहीं होता, बाकी वही बात लिखी है। ये ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा, वो प्रॉमिस है। ऑर्डर का मतलब है कि इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना, उसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस होती है। Analysis of definition shows that a bill of exchange is a written and signed order directing a person to pay a certain sum of money to the bearer of the exchange or to a specified person or his order. Generally, a bill of exchange is drawn by creditor who directs his debtor to pay the money person specified in the instrument. तीन पार्टियां आ गई, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। प्रोमिसरी नोट में दो ही थी। ये ड्रॉर को मेकर भी अगर कहना तो कह ले। प्रोमिसरी नोट में बस उसका एक ड्रॉर था, मेकर था और एक पेई। इसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व। अच्छा, बाकी डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अमाउंट बेटर क्लियर हो रही होगी। अब इसके अंदर नीचे लिखा हुआ इन द स्पेसिफिन MNO इज द ड्रॉर, ABC इज द ड्रॉई एंड XYZ इज द पेई। बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स उस तरह के मिलते जुलते हैं इन राइटिंग। ऑर्डर टू पे होना चाहिए, वहाँ प्रॉमिस टू पे था, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, डन, साइंड बाय ड्रॉर एंड ड्रॉई। ये ध्यान में रखें। वो क्या था? साइंड बाय कौन? वही जो ड्रॉ करने वाला था, मेकर, डेटर, वही साइन करता है। यहाँ आप दोनों साइन कर रहे हैं, ड्रॉर भी साइन कर रहा है, ड्रॉई भी एक्सेप्ट करके उसको साइन कर। पार्टियां सर्टन होनी चाहिए, सम पेएबल सर्टन, लीगल टेंडर होना चाहिए, बाकी वही बात। ये होल्डर एंड ड्यू कोर्स अभी समझाता हूँ, ये यही तो टेंशन है आप। ये होल्डर एंड ड्यू कोर्स क्लियर ही नहीं होते दिमाग के अंदर। आपके दिमाग में मैं क्लियर करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर करके जाऊंगा। क्या बना था? हो गया इनका? एक इसकी प्रिजम्पशंस होती हैं, आप कुछ चीजें पॉसिबल कर लेते हैं इसके अंदर कि हम ऐसे मान के चल पड़े, क्योंकि ये नेगोशिएबल है तो हम मान के चल पड़ेंगे कुछ कि ये ऐसे ही होगा। अगर इस पे डेट डली हुई है तो मान के चल पड़े, अमाउंट लिखी हुई है तो मान के चल पड़े, किसी ने साइन किया हुआ है मान के चल पड़े। ये प्रिजम्पशन कहते हैं। प्रिजम्पशन कौन सी होती है?
वे लगेंगी प्रेजेंटेशन। अब इसमें ये देखें, इनको 1 बाय 1 देखना है जरूरी है आपके लिए। पेएबल टू ऑर्डर और बेरर। Promissory note bill of exchange check is payable to order which is expressed in so pay। उस तरह जिस तरह ऑर्डर है so payable ये ऑर्डर के साथ और which is expressed to be payable to us and does not contain words prohibiting transfer or indicating an intention that it shall not be transferred। ये नहीं प्लीज कर देना ऑर्डर पे अगर पेएबल है तो मैं ट्रांसफर प्रोहिबिट नहीं हो ये कहें कि ट्रांसफर होगी जाती है एंडोर्समेंट होगी उसमें कोई ये लफ्ज़ ना लिख दीजिएगा कि आगे ट्रांसफर नहीं होगा ये आगे नेगोशिएट नहीं पर्सन के नाम पे पर्सन आगे जिसको ऑर्डर देगा वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ठीक है रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं ठीक है तो मैंने जैसे नहीं का प्लस मैंने का पूरा पे से बात ए और ऑर्डर पे ए और ऑर्डर ये क्या बात होती है ठीक है ये ऑर्डर पेएबल टू ऑर्डर अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है अकाउंट पेई क्रॉसिंग पता नहीं है जब अकाउंट पे ही क्रॉसिंग हो जाती है फिर उसकी नेगोशिएशन रुक जाती है वो आगे मैं समझाता हूँ क्या कैसे रुकती है आगे पेएबल टू बेरर क्या लिखा प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू बेरर व्हिच इज so payable or on which the only or the last endorsement is an endorsement is ये भी बड़ा मसला है एक तो ये ना तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट दिया और वो बेरर के तौर पे बनाया किसी ठीक है या एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था उसको जब मैं इंडोर्स करता हूँ ना ज़ाहिर है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसकी नेगोशिएशन इंडोर्समेंट के थ्रू वो मैं ब्लैंक कर दूँ तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट होगा ये देखो ये एक बिल था बस करो कि इसमें पे कौन है नहीं टाइम को पैसे मिले अब नहीं इंडोर्स करते अब ये बिल के पीछे बैक साइड के ऊपर क्या कह देगा ये लिखेगा इंडोर्स असलम और अपने साइन इसको हम बोलते हैं इंडोर्समेंट इन फुल तो क्या बोलते हैं इंडोर्समेंट इन फुल कि जब आप इंडोर्स करते हैं अगला जो इंडोर्सी है जिसकी फेवर में आप इंडोर्स कर रहे हैं असलम जिसको नेगोशिएट आप कर रहे हैं क्योंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अब फिर ये ऑर्डर ही रहा कि आपने असलम जो है उसकी फेवर के अंदर जब आप इंडोर्स करते हुए किसी का नाम नहीं कर दें तो हम ये बोलते हैं कि अब ये असलम के नाम पे इंडोर्स होगा तो इसका मतलब ये नहीं असलम ही पैसे ले सकता है असलम ले सकता है या फिर आगे ये इंडोर्स करेगा ये बात हो रही है अभी अब इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट इन फुल अब इंडोर्समेंट इन फुल जो होती है अब ये बेरर नहीं रहा अभी भी ये ऑर्डर ही है अब अगर मैं ये करूं इंडोर्स और साइन कर जरा गौर कीजिएगा इंडोर्स लिखा और मैंने साइन कर दिए अब इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो अब अगर ये इंडोर्समेंट इन ब्लैंक हो गई है तो जरा गौर करें अब ये बेरर अब ये बेरर हो गया कैसे बेरर हो गया कि मैंने इंडोर्स करके साइन कर दिया भेजने नहीं भेजने तो कर दिया होगा अब असलम तो नहीं लिखा इसका मतलब ये बाकी यार जिस जो इसका वकील है उसने तो साइन किए हुए अब अगर मैं ये असलम को दे दूँ एक तो तरीकाकार ये है कि असलम अपना नाम भर दे खुद को भर सकते कि वो लिख दे इंडोर्स असलम ठीक हो गई अगर वो नहीं करता ऐसा
मैंने असलम को दिया, इंडोर्स नहीं लिखा हुआ था, और असलम ने जाके जवेद को दिया, इंडोर्स नहीं लिखा हुआ। जवेद ने जाके मुश्ताक को दिया, इंडोर्स नहीं लिखा हुआ। ये जितनी भी फिर आगे ट्रांसफर्स हो रही हैं, नेगोशिएशन हो रही हैं, ये वेरिएंट इंस्ट्रूमेंट के तहत। अब हर एक को साइन करने की जरूरत नहीं, ना फिर असलम को साइन करने की जरूरत है, ना जवेद को साइन करने की जरूरत है, ना मुश्ताक को साइन करने की जरूरत है। वजह क्या कि मेरे तो साइन हुए हैं, जो पे ये आगे चलता जाए। फिर जिसने अपना नाम भरना होगा भर ले, फिर जिसने अल्टीमेटली पैसे लेने हैं वो अपना नाम भर ले। कि मुश्ताक अल्टीमेटली कहता था कि मैंने अपना नाम भरना, तो मुश्ताक का नाम लिख ले, वो लिख सकता है, वो एंडोर्समेंट इनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक कोई अपना नाम नहीं बीच में फिर भर लेगा, उस वक्त तक वो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक रहेगी, तो वो बेरर के तौर पर चलता रहेगा। याद रखें, उसका कोई जिक्र ही नहीं आएगा। कल को अगर डिसऑनर होता है तो आप उनको छेड़ भी नहीं सकते। कीप इन माइंड, सिर्फ उन्हीं को छेड़ सकेंगे जो प्रायर पार्टीज नजर आ रही होंगी। पेएबल टू बेयरर का अब आपको समझ आ गई कि कौन सा होता है। प्रोमिसिंग नोट, बिल और चेक इज पेएबल टू बेयरर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेएबल on which the only or last endorsement is an endorsement in blank. If an instrument is payable to any person, whosoever bears it, then it is called payable to bearer. Thus a note, bill or check in the form pay to A or bearer or pay bearer is payable to bearer. आगे इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है, आपको देख लीजिएगा। इजी ट्रांसफरेबिलिटी में क्या लिखा फीचर? They are transferable from one person to another by mere delivery, if payable to bearer, and by endorsement and delivery if payable to order. मैंने अभी आपको समझाया, स्टार्ट ही वहाँ से लेंगे कि अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी। फिर ट्रांसफर कैन सू इन हिज ओन नेम, कि अल्टीमेटली जो उसका फिर ट्रांसफर होता है, मीन चाहे 10 हाथों में चला जाए, 25 हाथों में आगे चला जाए, नेगोशिएट होता जाए, तो जो उसका ट्रांसफर होगा अल्टीमेट, वो खुद मुकदमा कर सकता है। किसके ऊपर? जिसने उसके पैसे देने। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किसने पैसे देने होंगे? मसलन प्रोमिसिंग नोट है, उसको किसने पैसे देने होंगे? डेटर ने, जिसने प्रॉमिस किया हो। वो तो पता नहीं प्रॉमिस किससे किया, वो आगे चला किसको गया, 25 हाथों आगे चला गया, वो डायरेक्टली उस प्रॉमिसर को सू कर सकता है। तीसरा बिल है, बिल के ऊपर किसने पैसे देने? ड्रॉई ने, जिसने एक्सेप्ट किया होगा, वो आगे 30 हाथों में चला गया, फिर अल्टीमेटली जो ट्रांसफर है उसका वो पैसे लेने उसी से आए थे जिसने एक्सेप्ट किया होगा, वो अपने नाम पे सू कर सकते। तीसरा चेक है, चेक मैंने दिया किसी को, अब उसने आगे देख लिया, उसने आगे देख लिया, आगे चलता जा रहा है। अब वो जिसके पास भी होगा, अगर उसका डिसऑनर होता है, उसको पैसे नहीं मिलते, तो वो अपने नाम पे सू कर सकता। ये नहीं है कि हाँ जी ये जिसकी फेवर में ओरिजिनली बना था बस वही सू कर सकता, नहीं, जो भी उसका ट्रांसफर है। आगे है जी टाइटल ऑफ होल्डर एंड ड्यू कोर्स। अब इसका मतलब क्या? पहले तो ना होल्डर एंड ड्यू कोर्स अभी आगे आ रहा है, पार्टीज के अंदर मैं समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल ये समझे कि ड्यू कोर्स का मीनिंग क्या होता है। ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बना है, अगर इसका कोई होल्डर है, क्या वो इन ड्यू कोर्स है? अगर वो इन ड्यू कोर्स है तो उसका टाइटल प्रॉपर टाइटल, इवन उसमें डिफेक्ट भी हो, ये मतलब होता है। साबित क्या करने? इन ड्यू कोर्स। कोर्स का क्या मतलब होता है? रास्ता। ड्यू का क्या मतलब होता है? सही वाला। अगर वो सही रास्ते पे है, कोई शख्स उसका होल्डर, कोई भी उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जो उसको होल्ड कर रहा है, वो अगर सही रास्ते पे इन ड्यू कोर्स है, जिस तरह होना चाहिए, तो वो पैसे ले सकते हैं। उसका टाइटल ठीक है, इवन पिछले बंदे का टाइटल गलत हो। जैसे आपके टीचर आपको समझाते रहे हैं कि हाँ जी एक थीफ है, अगर थीफ के पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका अपना टाइटल तो डिफेक्टिव है,
लेकिन अगर वो दूसरा बंदा एक अगले बंदे को टाइटल दे देता है, ट्रांसफर कर देता है चुरा के, शायद वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, क्योंकि वो उसको उस डिफेक्ट का ना पता हो, उसको चोरी का ना पता हो, उसने नेक नैतिक से इसको लिया हो, तो वो साबित कर देगा कि मेरा रास्ता तो ठीक है, मेरा रास्ता तो गलत नहीं है, वो चोर का रास्ता गलत है। अब वो जो ठीक है वो तो पैसे नहीं ले सकता बिकॉज ही कांट प्रूव ही इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। लेकिन अगर एक अगला शख्स आके कहता है कि हाँ जी वो थीफ ने जब मुझे ये दिया था तो मुझे तो नहीं पता था वो थीफ है, मुझे नहीं पता था कि उसने ये चुराया हुआ है, मैंने तो उसको पेमेंट की, मैंने तो उसको चीज़ें दी, मैंने घर दिया, मैंने अपनी कार उसको दी, उसके बदले उसने मुझे ये इंस्ट्रूमेंट दिया, कंसिडरेशन दी। इनको 3-4 बातें हम पढ़ लेते हैं तो साबित कर देता है कि मैंने ड्यू कोर्स किया। वो ड्यू कोर्स में बातें हैं कि ये रास्ते में बातें कौन सी इंश्योर करनी है, आपने इंश्योर करना है ड्यू कोर्स। वो क्या है ड्यू कोर्स, फिर रास्ता सही वाला कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 वो बातें साबित करेंगे तो आप ड्यू कोर्स में होंगे, नहीं तो आप ड्यू कोर्स में नहीं होंगे। इसलिए क्लैरिटी के साथ चलना हो कि जो एज्यूम करना है आप, क्योंकि कहता है ये कॉमन फीचर बता रहा है ना कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है उसका टाइटल जो होता है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होता है, उसको नहीं कल को ब्लेम करना, उसको तब ब्लेम करना है आपने अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो वो अगर उसको भी पता हो चोरी का तो फिर वो होल्डर इन सही नहीं, वो तो सही ही नहीं, बट वो भी चोरी है, वो भी तो फिर अगर वो इन ड्यू कोर्स साबित करता है अपने आप को तो वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट को डिलीवरी मिलती है, याद रखिएगा। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, it means that once an instrument is received in the hands of holder in due course, it becomes free from order. एग्जाम्पल उन्होंने आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ये मैंने समझा। ये बड़ा प्रॉब्लम पार्टीज टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो पार्टीज हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इनको समझना बहुत जरूरी है। एक है आपकी मेकिंग के ऊपर पार्टी, ओरिजिनेशन के ऊपर पार्टी, ओरिजिनल पार्टी। जिसके अंदर आपने देख लिया कि अगर आपका सबसे पहले नोट था, वो नोट, उसमें 2 पार्टी, यही कौन सी थी प्रो नोट के अंदर, एक आपका पेई था और एक आपका मेकर। मेकर का और भी कहना और कोई नहीं। अब पे एट द एंड तक जो भी होल्डर एंड डिवोर्स उसका है वो भी 2 ही रहनी सारी बनाते हो। अब जब आप गए बिल में आपको 3 पार्ट कितनी नजर आई, एक उसका ड्रॉर नजर आया, या मेकर नजर आया, एक उसका ड्रॉइंग नजर आया, एक्सेप्ट कर, किसी ने एक्सेप्ट करना, और एक आपको पे ना, ऐसी बात है। इसे वो यहाँ इसने जिक्र नहीं किया। फिर आप चेक पे गए, चेक पे भी 3 पार्टी, वो भी यही नजर आई है। आपको कोई और तो नहीं नजर आई, शोल्डर जो बैंक में या मेकर इसे कहते हैं बार आप ये पार्टी उसने कहा है पार्टी का जो बता रहा है तो पार्टी इंस्ट्रूमेंट में तो फिर ये सारी बात, लेकिन वो कहता है क्योंकि मैं वहाँ इंडिविजुअली इनमें कर चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा बात नहीं कर रहा। ये एडिशनल पार्ट। अब इसमें प्लीज अपने आंखें और दिमाग जरा खोल दीजिएगा जो मैं बात कर रहा हूँ।
अगर आप आ ही गए हैं ना मेरे पास गलती से, तो आगे मैं आपकी कंफ्यूजन सबसे पहले खत्म करना चाहता हूँ। पढ़ा तो वही आप, ये दो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। इनका तलक बिल से ही याद रखना। ये बिल में एडिशनल चीज है, इनका चेक के साथ, इनका प्रोमिसिंग नोट के साथ कोई तलक नहीं है साइन एडिशनल। आगे होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स लिखा हुआ ये सब। ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑल इंस्ट्रूमेंट। समझ आ गई सर दोस्तों को? आप कंफ्यूज नहीं हो। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट सब इंस्ट्रूमेंट्स में अप्लाई होता है, चाहे प्रोमिसिंग नोट है उसका होल्डर भी होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी होगा। लेकिन ये ड्रॉई इन केस ऑफ नीड सिर्फ किस में आएगा? बिल में। एक्सेप्टर फॉर ऑनर किस में आएगा? बिल में। इसकी ज़्यादा टेंशन। अब हम इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर है इस प्रति बिल से है तो ज़रा गौर कीजिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ ये सारी बात क्लियर कर। ये बिल है, ये किसने लिखा होगा? नहीं, कौन है? क्रेडिट और इसका ये सारे दोस्त चलाना मेरे साथ लिए। शकूर ने मेरे पैसे देने हैं, ये मेरा डेटर, ये डेटर। इसको मैं क्या बोलूँगा? ड्रॉई। मैंने इसको कहा कि आप 3 मंथ या आप 6 मंथ, या एक डेट भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ, कोई ऐसा पे लाइट बैंक, या मैं बैंक नहीं किसी और को पैसे दे। मैंने महवेश को पैसे दिए, मैं महवेश का नाम लिख दिया यहाँ पर 6 मंथ्स पे महवेश और ये जिसको आगे महवेश कहते क्या रुपी 500,000 5 लाख। बस बात समझिएगा, लिखाई समझ आ रही है या नहीं? और वैल्यू रिसीव्ड लिख रहे हैं तो लिख लें, नाम लिखेंगे तो ठीक है चल रहा। इसका मतलब है कुछ मैंने लिया है पैसे देने हैं तो वैल्यू मुझे मिली। यहाँ मैंने इसकी डेट डाल, यहाँ मैंने 5 लाख रुपया, यहाँ सबूत का भी एड्रेस आ गया, नहीं का भी एड्रेस आ गया, सारे पता चलता रहे ये इंस्ट्रूमेंट की ज्यूरिसडिक्शन क्या बनते हैं। कल वो मुकदमेबाजी करनी है तो फिर इसके हिसाब से करेगी ना। बस ये ओरिजिनल बात। अब ये मैनेज क्या है भाई? ये इसकी होल्डर है, ये आगे किसी को दे देती है तो ये होल्डर है डी कोर्स है, फिर आगे चला जाता है वो भी होल्डर है डी कोर्स है, आगे चला जाता है होल्डर है डी कोर्स। रास्ते में चलता जाए तो ऑर्डर एंड कोर्स होते हैं। अब जरा गौर करनी है बात, ध्यान रखना है जब मैं बातें करूँ, क्योंकि बिल में रखा है ये दो पार्टियां कौन सी आपके सामने आई हुई हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। एक है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, और एक मैं क्या एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको, एक्सेप्टर फॉर ऑनर।
अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने इनका रोल 1% लिया, मतलब भाई ऐसे ही होना है कि ये आ जाना सुबूर अब इसने इसको साइन कर देना है एक्सेप्टेड। और बात ये नहीं कि ठीक है ये कंप्लीट है, सॉल्यूशन ये सुबूर साहब ने साइन कर दिया, बात खत्म हो गई। मैं तो क्या कर सकता हूँ, ये कंप्लीट है। तो मैं ये कह सकता हूँ ठीक है आगे मैविश जो है किसी को दे दे, आगे जाके देखिए ये बिल नहीं मैं एग्जांपल बता रहा था, देख वो पैसे ले सकते हैं, उसका देखिए वो आगे किसी को दे दे, वो ले सकता है। लेकिन पैसे तो सुबूर नहीं देने, इसने एक्सेप्ट किया हो। लेकिन यही शख्स जब नहीं लिखता है ना, इसको अगर कोई खतरा है, कोई टेंशन है कि मैविश जो है ना, ये कहती है कि एक नाम और डालो कि खुदा न खास्ता अगर सुबूर ने इसको डिसऑनर किया, एक ड्राई और जरूरत पड़े तो मैं इसको पकड़। अब इसको क्या होगा, इन्होंने यहाँ एक और नाम, ये किसने देना है प्लीज जेल में रखना है, नईम ने, ड्रॉर ने, उसी वक्त के साथ ही लिख देता है in case of need, मुझे लगता है बुरा मान गए, या in case of need मिस रहे हैं। वो मुझे लगता है वो बुरा मान इसको गया। इसने कोई एक्सेप्ट नहीं करना है इसको, प्लीज इसकी कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस इसकी सबूर नहीं करनी। लेकिन उसके बाद अगर ये बिल डिसऑनर होता है, याद रखना बाप, जब ये बिल डिसऑनर होगा तो फिर जाके एसएलओपी ही पूछा जा सकता है कि ये मैविश या कोई भी उसका जो होल्डर रेट ड्यू कोर्स था, वो जब सबूत को ये बिल पेश करता है और सबूत पे नहीं करता, तो वो फिर ड्रॉई इन केस ऑफ नीड जो है उसको पेश किया जाएगा, फिर डिसऑनर सफर किया जाएगा, अदरवाइज वो डिसऑनर सफर नहीं किया जाता, उसको भी पेश करें। सबूत ने पैसे नहीं दिए, फिर आप भेजें किसको, हसन को, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड को, फिर वो भी ना दे, फिर वो डिसऑनर हो। प्लीज मेरे साथ रहिए और चाहे अपनी अपने साथ रहिए, ना हो। अब यहाँ ये ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड किसने दिया, नहीं, ये जब बिल बनना है ना उसी वक्त लिखा होना है। फिर अगली बात हम करते हैं कि यार ये जो एक्सेप्टर फॉर ऑनर है ये क्या है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर आप देखते हैं। अब मैं ड्रॉइंग केस को हटाने लगा। अब हुआ ये कि नहीं जो था, इसने जब बिल दिया मैविश को, सबूर को एड्रेस किया हुआ था, सबूर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये मसला है, डिसऑनर करते हैं। अब मैविश कहाँ जाए? अब ये हो सकता है फिर कि इसका हाल सबूर ढूंढ ले कि इज्जत रह जाए, नहीं की इज्जत रह जाए, मेरी इज्जत भी रह जाए। मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता फिलहाल, मेरे पास मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ पैसे देने की, कोई और बंदा इसको एक्सेप्ट कर। अब वो ड्रॉई नहीं है, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड भी नहीं है, मीन कोई और शख्स आगे एक्सेप्ट कर, उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर की इज्जत के तौर पर उसने एक्सेप्ट कर। इसको गौर करना है अब आपने ध्यान से। अब ये सबूर एक्सेप्ट नहीं करता है, लिखा इस पे ही है, सबूर पे लिखा है, प्लीज जरा ये ध्यान में रखिएगा, ड्रॉई वही है। अब एक्सेप्टेड यहाँ दानिश ने इसको एक्सेप्ट कर दिया और साथ लिख दिया एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। बस 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 बस, वो तो बेचारा मर गया था मैविश पे,
उसने इज्जत ली, नईम की भी, सबूत की भी कि ये डिसऑनर होने से बचे, मैं एक्सेप्ट कर सकता। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब यार क्वेश्चन ये पैदा होता है बच्चों के ज़हन में, जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि फिर क्या एक्सेप्टर फॉर ऑनर पैसे देता है? नहीं, एक्सेप्टर फॉर ऑनर पैसे नहीं देता, सबूर ही देता है। सबूर ही, रॉय भी यही है। कल को महविश ने या होल्डर ने ड्यू कोर्स आगे किसी के पास ही बिल चला गया हुआ है, जो भी इसका होल्डर है, उसने जब पेमेंट लेनी है तो उसने दानिश को नहीं छेड़ना कि तूने फॉर ऑनर इसको एक्सेप्ट किया हुआ, नहीं, ये ग्रंटर के तौर पे एक्सेप्ट किया, ये सेकेंडरी लायबिलिटी लेके आया। कहता है मैंने ऑनर के तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ है, मैं ड्रॉई तो नहीं हूं ना, सेकेंडरी लायबिलिटी है, ये ग्रंटर है, टेक्निकल छोटी है। वह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो ग्रंटर वाला आप कर रहे हैं, प्लीज कुछ और है ही नहीं। सेकेंडरी लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी सबूत की ही है। होल्डर जो उसका या होल्डर की कोर्स जो है वो पेमेंट लेने सबूत के पास जाएगा, फिर सबूत डिसऑनर करेगा जब, तो फिर आप उसके पास जाएंगे, दानिश के पास, आपने फॉर ऑनर इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, अब आप पैसे दें, फिर दानिश साहब पैसे दे देंगे इस बिल को, लेकिन ये बिल डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। इसके बाद वही फिर वही जो ग्रंटर के पास राइट्स होते हैं, तो ग्रंटर फिर जाके ये दानिश फिर क्योंकि इस बिल को पे कर चुका होगा, वो जाकर फिर सूट से पैसे देगा। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने किसी की गारंटी दी और गारंटी इन्फोर्स हो जाए, पढ़ाते हैं चैप्टर अभी आपको थोड़ी देर में गारंटी का भी लंच के बाद, तो अगर आपने गारंटी दी हो तो वो गारंटी इन्फोर्स हो जाए तो क्या होता है, फिर आपको बताइए कि फिर वो बंदा उससे पैसे लेता है जाके लेटर से। अब इसमें क्या हुआ कि उसके होल्डर को तो पैसे मिल गए, लेकिन बिल डिस्चार्ज नहीं हुआ, बिल उस वक्त डिस्चार्ज होगा, इसमें से लायबिलिटी उस वक्त खत्म हुई है। अब इसी बिल के ऊपर तो फिर सूट करना है जाके किसने, दानिश ने सबूर को, कि यार तूने पैसे देने थे, असल में तूने डिसऑनर किया तो मुझे देने पड़े, अब तू मुझे दे, ये उसका राइट है, रिकवर करेगा। तो दिस इज द ब्लडी डिफरेंस बिटवीन ड्रॉई इन केस ऑफ नीड और एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड नहीं बिल बनाते ही लिख सकता है, या जब बिल इंडोर्स हो रहा हो, याद रखें इंडोर्स हो रहा हो आगे, तो जो इंडोर्सर है, जो महविश है, वो आगे किसी को दे रही है, तो वो भी ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर अगले को दोबारा ना आ रहा हो तो वो भी एक ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है। ये मेकर और उसका पे ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो बीच में टूटता है ना, ये उस वक्त टूटता है जब ये डिसऑनर होता है। प्लीज, अच्छा, अब मैं फिर एक बात आपको जरा आंखें खोल के रखिएगा और दिमाग भी खोल के रखिएगा, फिर मैं, क्योंकि ये है ना आप थक जाते हैं, थकना नहीं है प्लीज, बात पूरी समझ नहीं है मुझसे। अब ये जहां तक डिसऑनर का तल्लक है ना, इंस्ट्रूमेंट का डिसऑनर, आपके पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, प्रो नोट या नोट जो भी है, प्रोमिसिंग नोट, बिल और चेक। याद रखें ये वन टाइम डिसऑनर होता है, वन स्टेज, चेक भी वन टाइम, वन स्टेज पे डिसऑनर होता है। बहुत मैं पता की बात बताने लगाऊंगा आपको, जो आपके ज़हन में चाहिए हर वक्त। बिल 2 टाइम्स डिसऑनर हो सकता है, 2 स्टेजेस के ऊपर डिसऑनर हो सकता है। मैं अभी आपको क्या प्रो नोट, ठीक है, वादा किया हुआ, जब पैसे लेने हैं, डेट आई, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, नहीं किसी ने पैसे दिए। चेक भी इसी तरह ही है, पेमेंट टाइम के ऊपर बस ये डिसऑनर होते हैं। प्रो नोट भी पेमेंट, चेक भी पेमेंट। लेकिन ये खाना खराब जो बिल है ना, बिल, ये 2 तरह डिसऑनर होता है। एक ये एक्सेप्टेंस की स्टेज पे डिसऑनर हो सकता है, कोई एक्सेप्ट ही ना करे, और एक फिर पेमेंट स्टेज पे भी डिसऑनर हो सकता है, ये नहीं आपको पता होगा। प्लीज, एक्सेप्टेंस स्टेज,
और पेमेंट स्टेज, ये दोनों स्टेजेस के ऊपर जो है, क्योंकि मेरी तसल्ली भी जब होती है, आपकी तसल्ली कैसे होगी पढ़ने में? पहले फिर मैं ये तो पता है तसल्ली तो पहले मेरी तो होगी, मैंने पूरी बात बताई है, मैं अपनी तसल्ली करता हूँ कि जो चलो एक चैप्टर पढ़ो तो सही। अब एक जब ये एक्सेप्टेंस होती है उस वक्त ही डिसऑनर हो जाए, और एक फिर एक्सेप्टेंस के बाहर डिसऑनर हो जाए बिल्कुल, अब क्योंकि बाकियों ने तो एक्सेप्ट होना ही नहीं दोनों इंस्ट्रूमेंट्स। फिर अगर ये एक्सेप्टेंस के ऊपर डिसऑनर होता है तो फिर एक्सेप्टर फॉर ऑनर आता है, पेमेंट स्टेज पे नहीं आता ये। यहाँ फिर एक्सेप्टेंस के ऊपर डिसऑनर होता है तो यहाँ ये फिर कोई एक्सेप्टर फॉर ऑनर आते हैं कि मैं ऑनर के तौर पे आप इसको एक्सेप्ट करूँ, तो उसका नाम ही एक्सेप्टर फॉर ऑनर है। फिर उसके बाद बावजूद भी पेमेंट के टाइम पे फिर ये डिसऑनर हो सकता है। फिर इसी स्टेज पे जब डिसऑनर हो जाए तो फिर कोई एक्सेप्टर फॉर ऑनर बीच में आ सकता है। जब ये बिल्स डिसऑनर होते हैं या चेक्स डिसऑनर होते हैं या नोट डिसऑनर होते हैं तो आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा कि इसकी प्रोटेस्टिंग की जाती है और नोटिंग की जाती है। ऐसे नहीं होते ये, सिर्फ बिल है या प्रो नोट है, वो डिसऑनर हो गया तो उसका एक लीगल तरीका है, कब व्हेन इट इज कंसीडर्ड टू दिस एज आप उसको प्रोटेस्ट करोगे, उसका एहतजाज करोगे। इसके थ्रू एक नोटरी पब्लिक के थ्रू, नोटरी पब्लिक कचहरी में अदालत में बैठे होते हैं, चले जाएं तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए हैं नोटरी पब्लिक, उनके पास नोटराइज करवाएं कि ये मेरे पास बिल था, ये एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर डिसऑनर हो गया या पेमेंट स्टेज के ऊपर डिसऑनर हो गया, या मेरे पास ये नोट था पेमेंट स्टेज के ऊपर डिसऑनर हो गया, चेक वो आपको नोट करवाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो नोटरी पब्लिक होते हैं ये भला क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को एक दफ़ा दोबारा खुद पेश करते हैं, खुद क्या नहीं इसकी पेमेंट करो, जिसने उसके ऊपर पेमेंट करनी है जो लायबल है उसकी, फिर भी डिसऑनर हो जाए तो उसका एक नोट बना के दे देते हैं कि हाँ जी मैंने भी इसको किया ऐसे जुडिशियल तरीके से, फिर भी उसने इसको पे नहीं किया, अब ये प्रोटेस्ट भी कर दिया, प्रोटेस्ट मैंने लॉन्च कर दिया और एक नोट बना देगा वो आपको दे देगा, फिर आप अदालत में उसका केस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग एंड नोटिंग। तो जब ये एक्सेप्टर फॉर ऑनर आएगा ना तो डिसऑनर होना एक्सेप्टेंस स्टेज के ऊपर तो फिर ही आएगा नहीं, फिर सुपरा प्रोटेस्ट हो रहा होगा। सुपरा प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? प्रोटेस्ट के साथ कि पहले आप मीन उसने एक्सेप्ट अगर नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज को, किसने? सबूर ने, इसको आप जाके प्रोटेस्ट करो, उसके साथ फिर कोई और आके जब वो प्रोटेस्ट हो जाए, प्रोटेस्ट स्टेज के ऊपर फिर जब सबूर के पास आ गया तो फिर सबूर एक बंदा अरेंज करे थाने यहाँ जी वोट सकता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, उससे पहले नहीं हो सकता। So this was the story about this Roy in case of need and acceptor for honor. तो अब ये देखें Roy in case of need लिखा हुआ है, the person whose name is given in addition to the Roy के साथ और एक to be referred in case of need, कि जिसको हम फिर नीड के तौर पे रेफर करेंगे। कौन कौन डाल सकता है? मैंने कहा by the drawer, by drawing the bill, by endorser, by endorsing the bill, दो ही मैंने बात बताएंगे। Acceptor for honor when a bill of exchange has been noted or protested for non-acceptance और for better security, या उसको ज्यादा सिक्योर करने के लिए, ज्यादा सिक्योर करने के लिए क्या है कि नहीं यार ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा होना चाहिए साथ घंटे में जो सिक्योरिटी मिल। And any person accepts it supra protest. Supra mean protest के साथ, protest के बाद, ऐसे नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। किसकी ऑनर में? फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉर और एनी वन ऑफ द इंडोर्सर्स, या ड्रॉर की ऑनर में ज्यादा तो उसी का रेफर होता है। मैं आपको बता दूं कि बिल जो होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा ऑनर ड्रॉर की होती है कि गलत बंदे पे बिल ना नहीं, गलत बंदे से एक्सेप्ट ना करें।
अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं ड्रॉर भी फंस सकता है इसमें। ये नहीं कि जिसने एक्सेप्ट किया होता है कल को केस चलेगा ना, तो आपने कहा कि हाँ जी जिसने एक्सेप्ट किया हुआ वहाँ से पैसे मैं लेता हूँ, वो अगर ना दे तो आप ड्रॉर के पास जा सकते हैं कि आपने गलत बंदे पे ड्रॉर किया हो, वो भी लायबल है उसके। तो ये नहीं कि ड्रॉर जो है बीच में खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा ऑनर ड्रॉर की ही होती है इसके अंदर। या फिर ठीक है जो इंडोर्सर जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के या उस इंस्ट्रूमेंट के नोट के, उनकी इज्जत के तौर पे भी जो है इसको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है फॉर ऑनर। उसको हम क्या बोलते हैं, सच पर्सन इज कॉल्ड एक्सेप्टेड फॉर ऑनर। अब 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को देख लेते हैं। अब इसमें ना मसला क्या है जो बच्चों को समझ नहीं आता। मसला ये है कि क्या होल्डर पैसे ले सकता है या होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसे ले सकता है। होल्डर भी पैसे ले सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पैसे ले सकता है। अब आपको मैं ये बात बताऊँ, ये दोनों लोग ही पैसे ले सकते हैं। होल्डर तो तब वो होल्डर तो है अगर वो साबित करे कि मैं होल्डर हूँ वो पैसे ले सकता है। अगर वो साबित करे कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ तो वो साबित ले सकता, पैसे भी ले सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन मैं सही रास्ते पे चढ़ा हूँ। रास्ते पे कब चढ़ता है, जब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। तो वो ये साबित करेगा ये सही रास्ते पे मेरे पास पहुंचे। मैंने आपको कहा था कि उसके एसेंशियल देखने पड़ेंगे। अब होल्डर भी पैसे ले सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी पैसे ले सकता है। ये नहीं है कि यार ये सिर्फ होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसे ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। अब होल्डर कौन है, जिसके पास भी है अल्टीमेटली। अब याद रखिएगा कि होल्डर जो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उससे अगर वो गुम भी हो जाए कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था, मेरी पोजीशन में नेम की फेवर में था, या नेम उसका एंडोर्सी था, नेम उसका पेइंग था, उससे अगर गुम भी हो जाए तो उसका होल्डर मैं ही। याद रखना है वो नहीं जिसकी पोजीशन में है, क्योंकि वो चोर हो सकता है, वो होल्डर नहीं हो सकता। सब भेजते हैं सब मैं बस करो कि मैंने इंस्ट्रूमेंट दिया 3 FIR है कि मेरे पास था, इसमें मेरे पास था, मैंने कहा कि ये 10 दिन के लिए इस बात में रख दो, किसी को कहा मैं ये अलमारी में रख दो, तो आप तो वो होल्ड कर रहे वो नहीं हैं। क्या वो पैसे ले सकते हैं? नहीं, केड़े लोग नहीं है होल्डर। वो तो लेके किसी अफसर ने वो शेड्यूल वो ठीक है, उसके पास जिन्हों पोजीशन एड्रेस नहीं है है। वो एड्रेस ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਰ एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp कर देने पड़ेंगे सर। ये होल्डर का मतलब या है वो आप आएंगे या WhatsApp कर कि जिसके तो पास FIR फिजिकली, ये दो कॉन्सेप्ट ठीक हो से गया। आराम से समझने हैं। ये ਸਾਨੂੰ ना वो है जो entitled है, मीटिंग करनी वो होता है ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਸਮੇਤ ਤੇ और फिर उसके पैसे भी ले सकता है। तो वही बात। ठीक हो गया। अब आप ये देखें इसके अंदर होल्डर की कंडीशंस क्या लिखी है, वो लिखी है, ये देखें। कितने दे A person is called holder of a negotiable instrument if he satisfied following two conditions. कौन सी? He must be entitled to possession of the instrument in his own. क्या वो अपने नाम पे entitled है उसको रखने में? ये उसके नाम पे होना चाहिए। He is entitled to hold it in his own name. और फिर क्या वो उसके पैसे भी ले सकते हैं? You may be custodian, या you may be just carrier। कि मैंने अगर कोरियर को दिया कि ये बिल किसी को पहुंचा दें या इंस्ट्रूमेंट दूसरे को, तो वो होल्डर तो है, क्या वो पैसे ले सकते हैं? नहीं, लेकिन वो इंटाइटल्ड तो है पोजीशन में, क्योंकि मैंने इसको पकड़ा है। दूसरी बात आपने क्या साबित करनी है? must be entitled to receive recover the amount due on the instrument from the parties liable under the instrument। दो बातें साबित करें। अब जरा अगर मैं यहाँ एक टेबल बता दूँ आपको, ये जरा गौर करें, अभी बातें क्लियर होती जाएंगी, 2 मिनट में क्लियर हो। यहाँ मैं होल्डर लिख रहा हूँ और यहाँ मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स लिख रहा हूँ HADC। अब ये बताएं कि यहाँ कितनी बातें की हैं? 2 की है ना। क्या पोजेशन, entitled to possession। दूसरी बात की है क्या की? entitled to take payment।
अब ये होल्डर में दो बातें बस, और कुछ नहीं। अब जरा ना आगे मैं HIDC भी पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले दो पॉइंट क्लियर कर लें। 10 A holder means the bearer of the bearer instrument, वही होगा ना फिर, अगर bearer है तो वो भी holder है उसका। And endorsee or pay of the order instrument, अगर order instrument है तो फिर किसके नाम से वो endorse होगा, बात है ना, holder है। साथ क्या पैसे ले सकते? When the note, bill or check is lost and not found or is destroyed, मुझसे अगर destroy भी हो जाए या गुम हो जाए, the person in possession of it or the bearer at the time of loss, कि वो शख्स के जब उसका कोई नुकसान हुआ या डिस्ट्रक्शन हुई उस इंस्ट्रूमेंट की, जब वो गुम हुआ उस वक्त जिसके पास था वो होल्डर है, अभी उसके पास तो नहीं। तो और करें लॉ क्या है कि when the note, bill or check is lost and not found or is destroyed, the person in possession of it, कोई जो इसकी पोजेशन में हो, और the bearer, कब? at the time of loss, loss के वक्त जो उसका bearer, लॉस के वक्त जो उसका होल्डर या डिस्ट्रक्शन के वक्त, shall deem to continue to be, वही होल्डर है। अब जरा आप ये देखें कि हम जरा HIDC में जब जाते हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स में, सबसे वो पहले क्या बोलता है कि पहले तो आप होल्डर हो ना, होल्डर में दो बातें, पोजेशन और पेमेंट। क्या आप इंटाइटल्ड हैं पोजेशन के, लीगली आप इंटाइटल्ड हैं पेमेंट, बस बात होगी। लेकिन जरा गौर करें कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स जो है उसके लिए तो वो और बातें कर रहे हैं साथ। आज आपको मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा ये बात कि वो होल्डर भी हो, ये दो बातें भी साबित करें, ठीक है, होल्डर एंड ड्यू कोर्स पेमेंट लेनी हो, फिर साथ क्या साबित करे, बिफोर मैच्योरिटी, ये देखो बिफोर, ध्यान करते जाना वो आपने मेरे को। अब ये इसके अंदर तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ की, मैं भी समझा। फिर अगली बात क्या थी, कंप्लीट एंड रेगुलर। यहाँ नहीं थी ये कहानी, होल्डर इन गुड फेथ, यहाँ नहीं की, यहाँ एक बात मैं भूल गया, ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ नहीं है, यहाँ। अब जरा ये देख लें बातें, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। 4 5 6 ये लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताएं, आप खुद फैसला करके कि यार ये इसमें से जो होल्डर है उसका टाइटल आपको ज्यादा पक्का लग रहा है या होल्डर एंड ड्यू कोर्स का टाइटल ज्यादा पक्का लग रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कौन पैसे दोनों ले सकते, लेकिन अगर आप इन ड्यू कोर्स आप कहते हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट कहीं से चल के आया है, तो फिर अगर आपके पास कहीं से चल के आया है इन ड्यू कोर्स, तो आपको ज्यादा बातें साबित करनी है। 6 बातें साबित करनी है, फिर आप होल्डर एंड ड्यू कोर्स। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स पे पैसे मिलेंगे। अगर आप जेन्युइन होल्डर भी साबित कर देंगे तो पैसे मिलेंगे।
कहीं आपको होल्डर साबित करना है अपने आप को पैसे लेने के लिए, और कहीं आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स साबित करना है पैसे लेने के लिए, याद रखिएगा। अब मुझे ये बताएं, जिंदगी में जो काम कंसिडरेशन के साथ किए जाएं वो ज़्यादा पक्के होते हैं या कच्चे होते हैं? मसलन मैंने आपको चेक दिया, किसके बदले कि आपने मुझे चीज़ें दी, मैंने आपको प्रॉमिस नोट दिया और आपने मुझे चीज़ें दी, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए, वो ज़्यादा पक्की नहीं हो जाती? आप कहते हैं हाँ, आप कहते हैं यार ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर तो ज़्यादा चीज़ें यकीनी बनाई जा रही हैं, कितनी कि वो होल्डर भी हो साथ के जी मैंने कंसिडरेशन कुछ चीज़ें कुछ किसी को दे के ये इंस्ट्रूमेंट लिया फॉर वैल्यू पर, फिर मेजोरिटी से पहले लिया है, इसकी ड्यू डेट जब आनी थी उससे पहले मुझे मिल गया था, बाद में नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो बातें अगर आप देख रहे हैं, फिर वे अगर नहीं है तो होल्डर फिर कंसिडरेशन के बगैर भी होता है, होल्डर फिर मेजोरिटी के बाद भी होता है, लेकिन होल्डर ने ड्यू कोर्स नहीं होता, उसको ये चीज़ें साबित करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको आराम से बातें समझाऊंगा। कंप्लीट एंड रेगुलर के मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है कि जब मुझे मिला है तो जब आपको कहीं से मिले तो आपका फर्ज बनता है इन गुड पे कि मुझे नहीं पता ये चोरी किया हुआ है, ये भी आपका फर्ज बनता है। ना पता हो, अगर पता है तो ना लें। तो फिर यहाँ अगर आप देखते हैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है उसका जो टाइटल है, उसकी जो ओनरशिप है वो ज्यादा सर्टन है होल्डर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होल्डर पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जब आप इन होल्डर बने होंगे, जब आप इन कोर्स होल्डर बने होंगे तो आपको 6 चीजें साबित करनी, नहीं तो आपको 2 चीजें साबित करके भी पैसे नहीं मिलेंगे अगर आप इन कोर्स नहीं है। अब ये बताएं, अगर एक दूसरे बंदे के पास मेरी फेवर में था, किसी ने बनाया, मैं उसका पेई हूँ, मैंने किसी को आगे दिया, तो ये अगला बंदा फिर ये 6 बातें साबित करे ना, फिर ये 2 बातें नहीं साबित होंगी, मैंने तो 2 ही साबित करनी थी। अब जो इन ड्यू कोर्स है उसने ये 6 साबित करनी, मेरे पास इसकी पोजीशन भी है, मैं पेमेंट भी मुझे मिलनी है, मैंने कंसिडर अगर ये जरा माइक ऑफ कर दिया 5 मिनट की बात है, फिर मैंने ये कंसिडरेशन दे के लिया है। अगर किसी ने कंसिडरेशन के बगैर लिया होगा वो नहीं ले सकता, लेकिन होल्डर कंसिडरेशन के बगैर भी लिया होगा तो पैसे ले सकता। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, आप जरा गौर कीजिएगा कि यार अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया हो तो गिफ्ट के अंदर कंसिडरेशन होती है नहीं, तो वो होल्डर तो होगा, होल्डर ने ड्यू कोर्स नहीं होगा, लेकिन होल्डर के साथ पैसे ले सकता है क्योंकि गिफ्ट अलाउड है। इसी तरह मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो है फर्ज करो वो फौत हो जाता है, मतलब मेरे पास पहला नहीं था या प्रोमिसरी नोट था, मुझे पैसे लेने थे, मैं उसका होल्डर, मैं फौत हो जाता हूँ, अल्लाह ना करे, अब क्या आपको पैसे मिलेंगे? मिलेंगे, मेरे बच्चों को मिलेंगे, मेरे लीगल एयर्स को मिलेंगे ना। तो मेरे लीगल एयर्स ने ये 5 जब वो इंस्ट्रूमेंट होगा कि मेरे अब्बा जी ने कहीं से पैसे लेने थे, अब मैं वो दूंगा, तो लेंगे, आप इन्फोर्स करेंगे। आप क्या आप साबित करेंगे कि मैं एचडीसी हूं, मैंने कंसिडरेशन दे के लिया? नहीं, आप वैलिड होल्डर ही साबित करके पैसे लेंगे। रखना है जहाँ होल्डर आपने प्रूव करना है, होल्डर ही पैसे ले। जहाँ इन ड्यू कोर्स की बात हो रही है तो ड्यू कोर्स साबित करना पड़ेगा। फिर ड्यू कोर्स साबित करने के लिए जब आपके ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं तो फिर देखना होता है कि आपके पास सही पोस्ट, उसके लिए फिर आपको 3 कंसिडरेशन साबित आपने क्या दिया था किसी को जिसके बदले मिला है, फिर उसकी ड्यू डेट आने से पहले मिल गया था, ठीक है, ड्यू डेट आने से पहले मिला, लेकिन ये आपको इस केस में साबित करने की जरूरत नहीं है होल्डर। क्यों? फर्ज करो कि मैं ये कहता हूँ कि मैम होगा था, तो मुमकिन है मैं ड्यू डेट के बाद भी फौत हो जाऊँ तो मेरे लीगल एयर्स पैसे लेने जाए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मैं खुद किसी को दे रहा होगा तो ड्यू डेट से पहले देना पड़ेगा, किसी के पास ड्यू डेट से पहले पहुंचना।
कंप्लीट एंड रेगुलर। दूसरे बंदे को देखने इस पे स्टैंप लगी हुई थी, सारा कुछ हुआ था, साइन हुआ है, अमाउंट ठीक पड़ी हुई है, गुड फेथ के हाँ जी ये चोरी नहीं हुआ, फलाना हो गया फलाना हो गया। दिस इज द डिफरेंस। तो फिर हमने ये देखना है कि होल्डर ड्यू को दोनों पैसे ले सकते हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो केस है वो ज्यादा पक्का होता है होल्डर, क्योंकि होल्डर को बहुत सारी चीजें साथ साबित और करनी पड़ती है। यहाँ जो है अगर आपने कंसिडरेशन साबित कर दी, सब आपको फ्यूचर डिफेक्ट निकल भी आया तो है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड ड्यू कोर्स। तो ये अक्सर पेपर में आया कि यार होल्डर और होल्डर एंड ड्यू कोर्स में फर्क बताएं। तो होल्डर एंड ड्यू कोर्स तभी होगा जब वो ये पूरी कंडीशन पूरी सारी पूरी करे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं यही पैसे लेगा, ये होल्डर भी पैसे ले सकते। वो फिर दो बातें साबित करें अच्छी तरह, तो मैं ही टाइटल देने के लिए और साथ क्या मैं अपने नाम पे रखता हूँ, मैं टाइटल दूँ उसकी। ले जी होल्डर एंड ड्यू कोर्स की बात भी खत्म हो गई। अब आपका 1 बज गया, अब आप लंच कर लें और 2 बजे तक आप 1 से लेकर 2 बजे तक लंच कर लें। उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो इसमें से मैं क्लियर कर दूंगा आपको, इसी में से आपका जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके कुछ अगर कोई बाकी टॉपिक हैं वो आपने समझने होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद हम इंडेमनिटी एंड गारंटी जो है वो चैप्टर नंबर 14 कल आपने मुझे कहा था 14-15 वो पढ़ा दें, तो वो मैं स्टार्ट करूँगा 2 बजे। तो फिर आप 2 बजे दोबारा तशरीफ लाइएगा, तो 2 बजे दोबारा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आपने आने से पहले ना अपने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चंस हैं ना जो आपके माइंड के अंदर हैं वो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको सबसे पहले उनको आंसर कर दूंगा, या जो चीज़ें अभी मैंने नहीं पढ़ाई इस चैप्टर में से वो आपको दिखा दूँगा। उनमें से कुछ आपने पूछना है मुझसे पहले वो पूछ लीजिएगा, फिर मैं डेफिनेटली आंसर। लेकिन वो 2 घंटे मैंने आप पे लगा लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने आपको क्लियर किए होंगे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह आपको आ गए। तो अब 2 बजे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।